16 फरवरी 2002 को केन्या निकोल कुक ने वॉशिंगटन के टकोमा में अपनी आंटी के किराए के घर का दरवाजा खोला और बाहर एक किशोर लड़के को खड़ा पाया। दोनों ने कुछ देर बातचीत की, फिर उस किशोर ने बंदूक निकाली और 21 वर्षीय कैशियर केन्या को गोली मार दी। सिर्फ एक महीने बाद 19 मार्च को 60 वर्षीय जेरी टेलर की मौत हो गई, जब टक्सन एरिजोना के एक गोल्फ कोर्स पर अभ्यास करते समय उन्हें दूर से चलाई गई एक गोली लगी। अगले 4 महीनों के दौरान 2 और मौतें हुईं और 4 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि मानो ये सब बेतरतीब गोलीबारी की घटनाएं हों। 1 अगस्त को 51 वर्षीय जॉन गैटर अपनी कार का टायर बदल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हैमंड लुइसियाना के एक कार पार्क में उनका टायर काट दिया गया था। जब वो यह काम कर रहे थे तो उन्हें पीठ में गोली मार दी गई। गोली जॉन के शरीर से निकल गई, लेकिन उसने हमलावर को नहीं दिखाया कि वह जिंदा है। उन्होंने मृत होने का नाटक किया। अपराधी ने तलाशी ली और 51 वर्षीय के बटुए के साथ भाग गया। हमलावर के जाते ही जॉन उठकर पास के सर्विस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें अपने खून बहने का पता चला। इसके बाद वह अस्पताल गए और 1 घंटे बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। फिर 5 सितंबर को रात 10:30 बजे वही हमलावर फिर से हमला किया। इस बार शिकार 55 वर्षीय पिज्जेरिया मालिक पॉल लरूफा थे, जिन्हें क्लिंटन मैरीलैंड में अपने रेस्टोरेंट को बंद करते समय करीब से 5 बार गोली मारी गई। सौभाग्य से पॉल बच गए। कुछ हफ्ते बाद 21 सितंबर को मिलियन वॉल्डमारियम अगला निशाना बने। 41 वर्षीय मिलियन अटलांटा के सेमी पैकेज स्टोर के मालिक को रात 12-15 बजे दुकान बंद करने में मदद कर रहे थे। उन्हें सिर और पीठ में .22 कैलिबर की पिस्तौल से गोली मारी गई। वो चोटों के कारण चल बसे। उसी दिन 52 वर्षीय क्लॉडीन पार्कर मॉन्टगोमरी अल्बामा की शराब की दुकान की क्लर्क डकैती में छाती में गोली लगने से मारी गई। 24 वर्षीय केली एडम्स, उनकी सहकर्मी, गर्दन में गोली लगने से गंभीर घायल हो गईं, लेकिन बच गईं। इन अजीबोगरीब हत्याओं की इस श्रृंखला का अंतिम हमला 23 सितंबर को लगभग 6:30 बजे शाम को हुआ। 45 वर्षीय होंगिम बोलिंगर को लुइसियाना के बैटन रूज में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे बाद में बुशमास्टर राइफल के रूप में पहचाना गया। जबकि दिखने में बेतरतीब लगने वाले हमलों का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन वॉशिंगटन डीसी और मैरीलैंड राज्यों में गोलीबारी की एक नई श्रृंखला शुरू हो गई। ये जॉन एलन मोहम्मद और ली बॉयड मेलविल और डीसी स्नाइपर हमलों की कहानी है। दो अक्टूबर शाम 5:20 बजे मॉन्टगोमरी काउंटी मैरीलैंड के एस्पेन हिल स्थित माइकल्स क्राफ्ट स्टोर की खिड़की से गोली चलाई गई। गोली स्टोर की कैशियर एन चैपमैन को छूकर निकल गई। सौभाग्य से कोई और घायल नहीं हुआ। क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ, अधिकारियों को नहीं बुलाया गया। माना गया कि वह गोली गलती से चली थी, उसमें दुर्भावना नहीं थी। 1 घंटे बाद 55 वर्षीय प्रोग्राम एनालिस्ट जेम्स मार्टिन, जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे, की मौत हो गई, जब उन्हें 2201 रैंडोल्फ रोड वीटन के ग्रोसरी स्टोर पार्किंग में गोली मारी गई। ये भी मॉन्टगोमरी काउंटी में था। यहां से हालात और बिगड़ गए। 3 अक्टूबर की सुबह 2 घंटे में मॉन्टगोमरी काउंटी में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई। वॉशिंगटन डीसी में 5वें व्यक्ति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली मौत सुबह 7:41 बजे हुई थी। जेम्स एल बकिंघम, जिन्हें सोनी कहा जाता था और 39 साल के लैंडस्केपर थे, कि 11.41 रॉकविल पाइक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो रॉकविल के पास एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घास काट रहे थे जब ये घटना हुई। लगभग आधे घंटे बाद शूटर ने फिर से हमला किया। 54 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर प्रेम कुमार वॉकर की हत्या एस्पेन हिल रोड
और कनेक्टिकट एवेन्यू के मोबाइल पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरते समय हुई। लगभग आधे घंटे बाद अगला शिकार बनाया गया, सारा रामोस। सिल्वर स्प्रिंग की 34 वर्षीय सारा रामोस की रॉसमोर बुलेवार्ड पर लीजर वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर के पास एक पोस्ट ऑफिस में हत्या कर दी गई। गवाहों ने बताया कि गोलीबारी के बाद एक सफेद वैन या ट्रक कार पार्क से तेजी से निकला। इस बार अपराधी ने हमले से पहले ज्यादा इंतजार किया। सुबह 9:58 बजे 25 वर्षीय लॉरी एन लुइस रिवेरा को केंसिंगटन के एक शेल पेट्रोल स्टेशन पर घातक रूप से गोली मार दी गई। रात 9:20 बजे 72 वर्षीय सेवानिवृत्त बढ़ई पास्कल शार्लोट को वॉशिंगटन डीसी के जॉर्जिया एवेन्यू पर चलते समय सीने में गोली मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे में ही उनकी मौत हो गई। इन अपराधों के अपराधी ने इतनी तेजी से हरकत की कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाईं। गोलीबारी की खबर फैलते ही स्थानीय लोग घबरा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉन्टगोमरी काउंटी के पुलिस प्रमुख चार्ल्स मूस ने बताया कि स्कूलों में कोड ब्लू अलर्ट है और बच्चों को अंदर रखा जा रहा है। कई माता पिता ने बच्चों को जल्दी स्कूल से ले लिया और उन्हें अकेले घर नहीं जाने दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। कई सरकारी और निजी स्कूल लॉकडाउन में चले गए। बाहरी अवकाश, शारीरिक शिक्षा कक्षाएं व यात्राएं रद्द हुईं। अब तक शूटरों ने अपना तरीका बदल लिया था। अब उन्होंने बड़े इलाके में काम शुरू किया और एक ही दिन में कई हत्याएं करने के बजाय हमलों के बीच 2 से 3 दिन का अंतर रखने लगे। 4 अक्टूबर को 43 वर्षीय कैरोलिन सिविल को दोपहर 2:30 बजे सीने में गोली मार दी गई, जब वो अपनी खरीदारी की थैलियां अपनी कार में डाल रही थीं, जो एक और माइकल्स क्राफ्ट स्टोर की पार्किंग में खड़ी थी। ये फ्रेडरिक्सबर्ग, वर्जीनिया में था। सौभाग्य से कैरोल बची और 14 अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी मिली। 7 अक्टूबर को हमले के 3 दिन बाद सुबह 8-9 बजे बोवी, मैरीलैंड के बेंजामिन टास्कर मिडिल स्कूल पहुंच रहे 13 साल के छात्र को सीने में गोली लगी। लड़के का नाम इरान ब्राउन था, जिसे गंभीर चोट आई, लेकिन उसकी चाची जो नर्स थीं और उसे छोड़ने आई थीं, उसे तुरंत अस्पताल ले गईं, जहां इलाज हुआ। वो चोटों से बचा और काफी समय बाद हमले के आरोपी के मुकदमे में गवाही दी। 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को जांचकर्ता जब गोलीबारी की जगह की जांच कर रहे थे, तो उन्हें कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। पहला सबूत एक गोली का खोल था, दूसरा एक टैरो कार्ड था, खास तौर पर डेथ कार्ड। कार्ड पर लिखा था, मुझे भगवान कहो। पीछे अपराधी ने लिखा, मिस्टर पुलिस के लिए कोड, मुझे भगवान कहो, प्रेस को न दें। शूटर की इस मांग के बावजूद और भले ही इस जानकारी को गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, टैरो कार्ड का विवरण कुछ ही दिनों में जनता के सामने आ गया। उसी दिन टैरो कार्ड मिलने पर 53 वर्षीय सिविल इंजीनियर डीन हैरोल्ड मायर्स को वर्जीनिया के प्रिंस विलियम काउंटी में मैनेसस शहर के पास पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भरते समय गोली मार दी गई। पहले की एक गोलीबारी की तरह गवाहों ने बताया कि अपराध के वक्त वहां एक सफेद वैन थी। इसके 2 दिन बाद 11 अक्टूबर की सुबह लगभग 9:30 बजे 53 वर्षीय व्यवसायी केनेथ ब्रिजेस की वर्जीनिया में एक्सॉन पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भरते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 अक्टूबर को रात 9:15 बजे 47 वर्षीय लिंडा फ्रैंकलिन, जो FBI इंटेलिजेंस एनालिस्ट थीं, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना वर्जीनिया के फॉल्स चर्च के बाहर फेयरफैक्स काउंटी में होम डिपो के एक कवर पार्किंग में हुई। बताया गया है कि इस खास मामले में एक गवाह ने आगे आकर शूटर के बारे में जानकारी दी थी। जल्दी पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि हत्या के समय वह दुकान में था और उसे जांच में बाधा डालने का दोषी पाया गया। लिंडा फ्रैंकलिन की मौत के बाद शूटर 5 दिन तक निष्क्रिय रहा। फिर भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी एहतियात बरती गई। पेट्रोल पंपों ने अपने प्रतिष्ठानों के चारों ओर तिरपाल की चादरें लगाना शुरू कर दिया ताकि शूटर की नजर से बचा जा सके, और स्थानीय लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरते समय खुद को आसान निशाना बनने से बचाने के लिए इधर-उधर घूमने या झुककर खड़े होने लगे। 19 अक्टूबर रात करीब 8 बजे 37 वर्षीय जेफरी हॉपर को
वर्जीनिया के एशलैंड में I-95 के पास पोंडेरोसा स्टीक हाउस की पार्किंग में गोली मारी गई, जो वॉशिंगटन डीसी से लगभग 83 मील दक्षिण है। डॉक्टरों ने सर्जरी में उसके शरीर से गोलियां सफलतापूर्वक निकाल लीं। इस सबूत का इस्तेमाल करते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जेफरी पर हुए हमले को उन अन्य मामलों से जोड़ दिया जिनकी वे पहले से जांच कर रहे थे। फायरिंग के उसी समय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमलावर द्वारा छोड़ा गया एक 4 पन्नों का पत्र भी मिला, जो घटनास्थल पर प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। अब तक जांचकर्ता सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि गोलीबारी में कई लोग शामिल हैं, लेकिन पत्र में हम लिखा होने से उनकी शंका पक्की हो गई। पत्र में $10 मिलियन की मांग की गई थी और बैंक ऑफ अमेरिका प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की जानकारी थी, जो उन्होंने एरिजोना में एक बस ड्राइवर से चुराया था। पत्र में लिखा था, हम दुनिया भर के किसी भी एटीएम से असीमित निकासी कर सकेंगे। जांचकर्ताओं ने पाया कि इसी क्रेडिट कार्ड से टाकोमा, वॉशिंगटन में पेट्रोल खरीदा गया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, आपकी प्रतिक्रिया न देने से 5 लोगों की जान गई और अगर हत्याओं को रोकना हमें पकड़ने से ज्यादा जरूरी है तो आप हमारी मांगें स्वीकार करेंगे, जो कि किसी भी हालत में बदली नहीं जा सकती। जांचकर्ताओं के अनुसार पैसे की मांग बाद में जोड़ी गई, क्योंकि 12 गोलीबारी की घटनाओं में पहले कभी ऐसी मांग नहीं रखी गई थी। पत्र के लेखक अधिकारियों से संपर्क करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहे थे। उन्होंने पोंडेरोसा रेस्टोरेंट के बाहर फोन बूथ का नंबर नोट किया और अधिकारियों से कहा कि उनकी कॉल का इंतजार करें। पत्र का अंत इन पंक्तियों के साथ हुआ, जैसे कि अगर अब हमें पकड़ना ज्यादा जरूरी है तो अपने बॉडी बैग्स तैयार कर लो, बात पक्की है। साथ ही पोस्टस्क्रिप्ट में लिखा था, आपके बच्चे कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। 21 अक्टूबर को रिचमंड पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन के बाहर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक के पास एक सफेद वैन थी। वे दोनों व्यक्ति बिना दस्तावेज वाले प्रवासी थे, जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके शरीर की तलाशी ली गई और उन्हें संघीय हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उन्हें देश से निकाल दिया गया। अगले दिन 35 वर्षीय बस ड्राइवर कॉनराड जॉनसन को मैरीलैंड के एस्पेन हिल में बस की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होने के दौरान गोली मार दी गई। उन्हें बेथेस्डा के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसी दौरान पुलिस चीफ मूस ने शूटर द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए छोड़े गए पत्र की कुछ जानकारी सार्वजनिक की। इसके अलावा गोलीबारी के बाद अपराधियों ने जांचकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने उस टिपलाइन पर कॉल किया जो खास तौर पर इस मामले के लिए स्थापित की गई थी। इसी दौरान FBI, ATF, वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और US सीक्रेट सर्विस समेत कई एजेंसियां अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि इसे सार्वजनिक रूप से मॉन्टगोमरी काउंटी पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसकी अगुवाई पुलिस चीफ मूस कर रहे थे। FBI ने हत्यारे का व्यवहारिक प्रोफाइल तैयार करने में मदद की और अनुमान लगाया कि ट्रिगर दबाने वाला व्यक्ति एक श्वेत पुरुष है, जिसकी उम्र उसके 20 के अंत या 30 की शुरुआत में है, जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और संभवतः तलाकशुदा है। एजेंसी ने एनिमेशन सॉफ्टवेयर से पता लगाया कि शूटिंग के वक्त शूटर कहां था, जिससे उन्हें लगा कि एक व्यक्ति स्पॉटर था और दूसरा फायरिंग कर रहा था। साथ ही पूर्व कनाडाई पुलिस डिटेक्टिव किम रॉसमो को हत्यारे का भौगोलिक प्रोफाइल बनाने के लिए बुलाया गया। यह पता चला कि शूटर को 0.223 कैलिबर की गोलियां पसंद थीं, जो आमतौर पर कई राइफलों में इस्तेमाल होती हैं। पुलिस कभी भी अपराध स्थल पर प्रतिक्रिया देने में धीमी नहीं थी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सड़कों और राजमार्गों को घेरकर सभी ड्राइवरों और वाहनों की जांच की। उन्होंने इलाके में पूछताछ की, स्थानीय लोगों से बात की और प्रतिष्ठानों से CCTV फुटेज इकट्ठा किया। 4 अक्टूबर तक 2 और 3 तारीख के बीच हुई सभी गोलीबारी घटनाओं को फोरेंसिक जांच में एक ही हथियार से जुड़ा पाया गया। हालांकि गवाह सामने आए और उन्होंने जानकारी दी, लेकिन उनकी कहानियां अक्सर उलझी हुई और अधूरी थीं, और जिन लोगों ने जांचकर्ताओं से बात की उनमें से ज्यादातर को विश्वसनीय नहीं माना गया। इस मामले के लिए सूचना हेल्पलाइन शुरू हुई, जिसमें ढेरों जानकारियां आईं। जैसा कि पहले बताया था, कई रिपोर्टों में एक सफेद वैन या ट्रक को घटनास्थल से जोड़ा गया। एक घटना में सफेद बॉक्स वैन
जिस पर हरे रंग की लिखावट थी, को सिल्वर स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लीजर वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर के पास सारा रामोस की गोलीबारी के बाद तेज भागते देखा गया। इससे पूरे राज्य में अधिकारियों ने उन सभी सफेद वैन और ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने नोट किया था। अपराध से जुड़ा एक ग्रे कार भी थी जिसे कैरोलिन सिविल की गोलीबारी के बाद भागते देखा गया। हालांकि यह सफल नहीं हुआ। अपराधियों की एक कॉल वर्जीनिया के हेनरिको काउंटी के पेट्रोल स्टेशन के पेफोन से ट्रेस हुई थी। अधिकारियों के पहुंचने तक पेफोन जा चुका था। पुलिस ने पास की सफेद वैन के यात्रियों को हिरासत में लिया, पर बाद में गलती समझी। इस खबर को घंटों न्यूज में दिखाया गया और अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में भी पेश किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित कई खबरें लेखक जैसन ब्लेयर द्वारा या तो गढ़ी गई थीं या फिर कहीं से नकल की गई थीं, जिससे उस समय काफी विवाद हुआ था। बाद में ब्लेयर ने अखबार से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 2 संपादकों ने भी इस्तीफा दिया। जब लोग पेट्रोल पंपों पर शूटरों का आसान निशाना बनने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने यह तय किया कि अपनी कार को बेथेस्डा के नौसैनिक अड्डे पर भरवाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। इस दौरान सरकारी इमारतों, पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और स्कूलों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। सफेद वैन और ट्रक चलाने वालों को ड्राइवरों और पैदल यात्रियों ने संदिग्ध समझा। वहीं फिल्म फोन बूथ की रिलीज हाल की घटनाओं के चलते अप्रैल 2003 तक टाल दी गई। इस थ्रिलर फिल्म में कॉलिन फैरेल और फॉरेस्ट विटेकर मुख्य भूमिका में हैं, जो एक युवा प्रचारक की कहानी बताती है जो एक स्नाइपर द्वारा सार्वजनिक फोन बूथ पर किए गए कॉल का जवाब देता है। अक्टूबर 2002 में वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में डीसी निवासियों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है। 44% लोगों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा डर स्नाइपर हमले से लगता है। 29% ने 9/11 हमलों को सबसे डरावना और 13% ने एंथ्रेक्स से डर बताया। डीसी स्नाइपर हमलों में बड़ी सफलता तब मिली जब एक अपराधी ने फोन पर मॉन्टगोमरी की एक पुरानी हत्या का जिक्र किया। पुलिस ने हत्या के शिकार की पहचान क्लॉडीन पार्कर के रूप में की, जिनकी 21 सितंबर 2002 को उनकी शराब की दुकान में हत्या हुई थी, डीसी हत्याएं शुरू होने से कुछ समय पहले। इस अपराध की और जांच करने पर पता चला कि अपराधियों में से एक ने वहां एक मैगजीन छोड़ दी थी। फिंगरप्रिंट की जांच करने पर पता चला कि न केवल साफ सुथरे फिंगरप्रिंट वहां छोड़े गए थे, बल्कि जब उनकी तुलना इमिग्रेशन डेटाबेस में मौजूद फिंगरप्रिंट से की गई तो उनकी पहचान आसानी से हो गई। ये फिंगरप्रिंट 17 वर्षीय ली बॉयड मेलविल के थे, जो जमैकन प्रवासी था, और 41 वर्षीय पूर्व सैनिक जॉन एलन मोहम्मद से उसका मेलजोल था। रहस्य जल्द सुलझ गया। पता चला केन्या कुक टैकोमा में इन दोनों की पहली शिकार मोहम्मद की पूर्व पत्नी की दोस्त थी, जिसने उसे समझाया था कि हिंसा के बाद मोहम्मद को छोड़ दे। इसके अलावा उसकी पूर्व पत्नी मिल्ड्रेड प्रिंस जॉर्ज काउंटी मैरीलैंड में रहती थी, जो मॉन्टगोमरी काउंटी के पास है, और मिल्ड्रेड ने उसके खिलाफ एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लिया हुआ था। पता चला कि मोहम्मद की गाड़ी नीली 1990 शेवरले कैप्रिस सेडान थी, जिसे गवाहों ने वर्जीनिया की घटनाओं के अंत में देखा। न्यू जर्सी नंबर प्लेट वाली उस कार को कई राज्यों में गोलीबारी स्थलों के पास पेट्रोलिंग पुलिस ने देखा था। हालांकि उस समय तक उसका इस केस से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया था, इसलिए उसे कभी रोका या जांचा नहीं गया। उस कार को 3 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में पास्कल शार्लेट की गोलीबारी से पहले और 8 अक्टूबर को जोन्स फॉल्स एक्सप्रेसवे के पास देखा गया था। इन खोजों के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जनता को वाहन पर नजर रखने के लिए मीडिया अलर्ट जारी किया। 24 अक्टूबर को सुबह 3:15 बजे वो कार इंटरस्टेट 70 के पास मिर्सविल मैरीलैंड के पास एक रेस्ट स्टॉप पर मिली थी। उसमें बैठे दोनों लोग, माल्वो और मोहम्मद, अंदर सो रहे थे। पुलिस को एक महिला से सूचना मिली थी जिसने उस वाहन को देखा था, और उसके तुरंत बाद उन्होंने कार्रवाई की। कुछ घंटे पहले पुलिस चीफ मूस ने मीडिया से बात कर गोलीबारी करने वालों को संदेश दिया।
आपने बताया है कि आप चाहते हैं कि हम कुछ काम करें और कुछ बातें कहें। आपने हमसे ये कहने के लिए कहा है, हमने स्नाइपर को ऐसे पकड़ा है जैसे बतख फंदे में फंस जाती है। हम जानते हैं कि हमारा ऐसा कहना आपके लिए जरूरी है। विश्राम स्थल पर मेरीलैंड स्टेट पुलिस विभाग के ट्रूपर फर्स्ट क्लास डी वेन स्मिथ सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत अपनी बिना निशान वाली पुलिस गाड़ी का इस्तेमाल करके विश्राम स्थल के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अपनी गाड़ी को 2 ट्रैक्टर ट्रेलरों के बीच खड़ा कर दिया। धीरे धीरे और ट्रूपर वहां पहुंचे, जिन्होंने बाहर निकलने और प्रवेश करने वाले रास्तों को सील कर दिया और सभी संभावित भागने के रास्तों को बंद कर दिया। काम पूरा होते ही स्वाट अधिकारी ने गिरफ्तारी की। वाहन के अंदर अपने दोनों शूटरों के साथ अधिकारियों ने एक बुशमास्टर XM-15 223 कैलिबर राइफल बरामद की, जिसे चुराया गया था क्योंकि ना तो मालवो और ना ही मोहम्मद को हथियार खरीदने की अनुमति थी। हथियार के लिए एक ट्राइपॉड और एक लैपटॉप जो उनके पीड़ितों में से एक से चुराया गया था। लैपटॉप में उन इलाकों के नक्शे और पुलिस से संपर्क के लिए पत्रों के मसौदे थे जहां दोनों आदमी सक्रिय थे। इसके अलावा बाद में मरने वाले लोग नामक एक सूची भी मिली। इसमें कई व्यक्तियों के नाम शामिल थे। राइफल को कुल 14 में से 11 गोलीबारी घटनाओं से जोड़ा गया था। यह सेमी ऑटोमेटिक हथियार था जिसमें बुशनेल होलोग्राफिक साइट लगी थी जो 300 मीटर तक प्रभावी थी। पता चला कि कार को स्नाइपर की छुपने की जगह में बदला गया था। पिछली सीट को ऐसा संशोधित किया गया था कि ट्रंक तक पहुंच बने और नंबर प्लेट के पास छोटा छेद हो जिससे शूटर गोली चला सके। जोड़ी को गिरफ्तार कर युवा विभाग में अलग अलग पूछताछ की गई। मेजर क्राइम डिवीजन के डिटेक्टिव टेरी रयान के अनुसार मल्वो ने रॉकविल मैरीलैंड की सुरक्षित इंटरव्यू रूम में रखे जाने के बाद भागने का प्रयास किया था। अपनी प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मल्वो ने मुख्य रूप से हाथ के इशारों का इस्तेमाल करके संवाद किया। जब उसे सलाह दी गई कि कानून प्रवर्तन से बात करना उसके हित में है, उसने होठों पर उंगलियां रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर जब उसे बताया गया कि कुछ फॉर्म हैं जिन पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे, तो उसने कागज को मोड़कर फेंकने का इशारा किया और किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। माल्वो ने मौखिक रूप से तब तक कोई बात नहीं की जब तक उसे वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंपा नहीं गया। वहीं उसने सभी गोलीबारी की जिम्मेदारी ली और कहा कि ट्रिगर उसी ने दबाया। उसने कहा कि अगर मौका मिले तो वो अपने काम फिर दोहराएगा। उससे बात करना मुश्किल था क्योंकि वो मोहम्मद के सिखाए शब्दों को तोते की तरह दोहराता था, जो अजीब और रटे रटाए लगते थे। ये माल्वो की अजीब प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है जो पूछताछ के दौरान किताब द मेकिंग ऑफ ली बॉयड माल्वो द डीसी स्नाइपर में कोमेटा अल्वरेज और जोनाथन एच मैक ने पाया था। उसने यहां तक पूछा कि उसका पिता कौन है। साक्षात्कारकर्ता ने सोचा माल्वो अपने जैविक पिता की बात कर रहा है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि वो मोहम्मद की बात कर रहा है। इसी तरह मोहम्मद भी साक्षात्कारों के दौरान अक्सर माल्वो को अपना बेटा कहकर संबोधित करता था। जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच गहरा संबंध बन गया था और उनका रिश्ता किसी भी चीज से बढ़कर पिता पुत्र जैसा था। ली बॉयड माल्वो का जन्म 18 फरवरी 1985 को किंगस्टन, जमैका में एक निर्माण मजदूर लेस्ली माल्वो और एक दर्जी ऊना जेम्स के घर हुआ था। बचपन में माल्वो को पिता का खूब प्यार मिला और उनका रिश्ता जल्दी मजबूत हुआ। लेस्ली ने माल्वो के पायलट बनने के सपने को प्रोत्साहित किया। उसे कई पसंदीदा तोहफे दिए, जैसे ट्राईसाइकिल
और उसे बच्चे की तरह जीने दिया। दुर्घटनाओं और गलतियों पर कभी नहीं डांटा। लेस्ली के दोस्तों ने उसे शानदार पिता और अच्छा उदाहरण कहा। हालांकि माल्वो की मां बिल्कुल विपरीत थी। वो एक समझदार लेकिन जल्दी गुस्सा होने वाली महिला थी, जिनका मूड अक्सर बदलता रहता था। उसके परिवार में मानसिक बीमारी थी और वे उसकी पढ़ाई की इजाजत नहीं देते थे। ऊना घर में सख्ती से राज करती थीं और छोटी गलती पर भी माल्वो को पीटती थीं। वो अक्सर उसे चुटकी काटती और गाली देती थी। वो अक्सर कहती थीं कि उसके पिता में महत्वाकांक्षा नहीं थी और उसका बेटा ऐसा नहीं बनेगा। अगर लेस्ली घर होते तो ऊना माल्वो को चोट नहीं पहुंचाती। लेस्ली अक्सर बेटे की रक्षा नहीं कर पाते थे क्योंकि वे काम पर होते थे। माल्वो की शुरुआती यादों में से एक है अपने माता पिता को लेस्ली की जुए की आदत पर लड़ते देखना। ऊना को लगता था कि ये आदत आर्थिक स्थिति पर असर डाल रही है, जबकि लेस्ली को लगता था कि वो अब भी परिवार के लिए पर्याप्त कमा रहे हैं। आखिरकार बहस इतनी बढ़ गई कि लेस्ली ने ऊना को मारा। उसने जवाब में उस पर मछेती से हमला कर दिया। 1988 में लेस्ली ने ग्रैंड कैमान में निर्माण श्रमिक की नौकरी की, जिससे वो साल में 6 महीने तक घर से दूर रहता। जाने से पहले उसने ऊना और माल्वो को अच्छे सुरक्षित मोहल्ले में सुंदर घर में शिफ्ट कर दिया, लेकिन ऊना का स्वभाव नहीं बदला और माल्वो उसके दुर्व्यवहार का शिकार रहा। सिर्फ 2 साल में ऊना अपनी और लेस्ली की बनाई व्यवस्था से तंग आ गई। कहा जाता है कि वह ऊना को ग्रैंड कैमान नहीं बुलाना चाहता था और ऊना ने उस पर दूर रहते किसी और से संबंध का आरोप लगाया। लेस्ली ने इसका इनकार किया और ऊना से कहा कि उसने असल में उसके लिए सगाई की अंगूठी खरीदी है और अगली बार जब वो घर लौटेगा तो प्रपोज करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिश्ता खत्म हो चुका था। लेस्ली ने ऊना को मनाने की कोशिश की, लेकिन ऊना ने हर बार मना कर दिया। आखिरकार उसने उनके संयुक्त बैंक खाते को खाली कर दिया और अपनी दूर हो चुकी बहन मैरी के साथ रहने चली गई। इस घटना के बाद लेस्ली के दोस्तों ने उसे खोया हुआ बताया और कहा कि माल्वो ही उसकी जिंदगी था। आखिरकार ऊना की मुलाकात एक और आदमी से हुई जो जल्दी ही उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया। हालांकि माल्वो को वो पसंद नहीं था और वो अपने पिता के साथ रहना चाहता था। वो अक्सर अपनी मां के साथी के प्रति अपनी नापसंदगी ऐसे दिखाता था कि मां उस पर हमला कर देती थी। और उसने तो यहां तक कर दिया कि जब उसने फिर से अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जताई तो उसने उसे मार भी दिया। घर के खराब माहौल के बावजूद माल्वो सबकी नजर में अच्छा छात्र था। शिक्षकों ने उसे बुद्धिमान, जिज्ञासु, उदार और दयालु बताया। घर पर उसे अक्सर आया के हवाले छोड़ दिया जाता था। वयस्क होने पर माल्वो को याद आया कि उसकी आया ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। ऊना के साथ जीवन अस्थिर था। जमैका में ऊना अपनी आमदनी से खुद और बेटे का पालन पोषण करने में संघर्ष कर रही थी। माल्वो 8 साल का था। तब तक वह 3 हत्याएं देख चुका था, क्योंकि वह और उसकी मां एक खतरनाक मोहल्ले में रहते थे। आखिरकार ऊना ने तय किया कि उन्हें विदेश जाना है। यही एक तरीका था जिससे वो अपने बेटे के लिए सही मायनों में कुछ कर सकती थी और उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकती थी। जब ऊना विदेश जा रही थीं, तो उन्होंने माल्वो को कई दोस्तों की देखभाल में छोड़ दिया। पहली दोस्त जिसने उसे अपने पास रखा, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे माल्वो पसंद नहीं था, और जब उसकी मां की दोस्त आसपास नहीं होती थी तो वो अक्सर माल्वो को पीटता था। माल्वो ने अपनी मां को इस दुर्व्यवहार के बारे में लिखा, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। 1995 तक जब माल्वो 10 साल का था, ऊना की दोस्त ने तय किया कि वो अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती। फिर उसे लेस्ली के पास भेजा गया, लेकिन लेस्ली ने रखने से मना कर दिया क्योंकि वो केमैन में पार्ट टाइम काम कर रहा था। माल्वो को लगा असल वजह लेस्ली की नई पार्टनर थी जो उसे नहीं चाहती थी। पिता द्वारा ठुकराए जाने से वह आहत हुआ और कहा जाता है कि इसी कारण माल्वो बदल गया। वो अपने पिता से प्यार पाने के लिए बेताब था और इसी वजह से वो बड़े पुरुषों के प्रभाव में आसानी से आ जाता था और कमजोर हो गया था। इसके बाद माल्वो ने अपनी मां के साथ समय बिताया और फिर अपनी चाची मैरी के साथ रहा। जल्द ही उसने देखा कि उसकी चाची भी ऊना की तरह मूडी और कठोर थीं। वह शारीरिक दंड में विश्वास करती थीं, लेकिन माल्वो ने डायरी में लिखा कि उसकी चाची का फार्म उसे आश्रय स्थल लगता था। उसने लिखा, गांव में हम कई एकड़ खेतों पर रहते थे। हम बकरियां, सूअर पालते और शकरकंद, आलू उगाते थे। वहां बाग थे जहां संतरा, चकोतरा, नारंगी के पेड़ थे। पहाड़ियों पर ब्लैकबेरी की झाड़ियां थीं जिन पर साल भर फल लगते थे। वह खेत मेरा शरण स्थल बन गया।
हाई स्कूल परीक्षा पास कर ऊना कुछ समय के लिए घर लौटा। उसने मालवो के लिए निंटेंडो खरीदा, लेकिन गुस्सा हो गई क्योंकि वह पिछले उपहारों का ध्यान नहीं रखता था। फिर उसने मुझ पर भी गुस्सा निकालते हुए कहा कि मैं बेटे की वैसी देखभाल नहीं करती जैसी वह चाहती है। मेरी ने कहा कि वह मालवो की देखभाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऊना ने पैसे भेजना बंद कर दिया था। ऊना ने मालवो को मेरी के घर से निकाल लिया और उसे अपनी एक और दोस्त सोनिया के पास भेज दिया। सोनिया के 2 बेटे थे और वो मालवो को बेटे जैसा मानती थीं। इस दौरान मालवो अच्छे, दयालु और समझदार छात्र रहे। मालवो को स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। 12 साल की उम्र में मालवो को फिर कहीं भेजा गया। इस बार ऊना की चाची की 21 वर्षीय बेटी, जो स्कूल टीचर थीं, ने उन्हें अपनाया और प्रोत्साहित किया। आंटी को शारीरिक सजा में रुचि नहीं थी। सिमोन पॉवल का मालवो पर गहरा असर था। दोनों खुश थे। मालवो ने उसकी देखभाल में अच्छा विकास किया। ऊना मालवो की देखभाल के लिए भुगतान नहीं कर सकी, लेकिन सिमोन ने बच्चे को छोड़ने का विचार नहीं किया। उन्होंने अपने साधनों में गुजारा किया और सिमोन के अतिरिक्त पैसे मालवो की देखभाल में लग जाते थे। सिमोन ने लड़के की परेशानियों, डर और उसकी मां की अस्थिरता के बारे में जाना। वो अब भी पिता को याद करता था और सिमोन को चिंता थी कि कोई पुरुष दयालुता दिखाए तो वो उससे जुड़ सकता है। आखिरकार आर्थिक स्थिति बेहद मुश्किल हो गई और सिमोन परेशान हो गई। वो मालवो को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे लेस्ली से बात करने के लिए भेजने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि लड़के का पिता उसकी देखभाल के लिए पैसे देगा। हालांकि इस योजना को अमल में लाने से पहले ही ऊना घर लौट आई और वो बहुत गुस्से में थी कि सिमोन ने मालवो को दूसरे स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि उसका पुराना स्कूल बहुत दूर था। सिमोन की पूरी कोशिशों के बावजूद मालवो को अपने पास रखने की, ऊना ने उसे फिर से वहां से निकाल दिया और एक बोर्डिंग हाउस में भेज दिया। उसने उसे फिर से उसके पुराने स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। देश छोड़ने से पहले उसने कहा, अगर तुम्हारी कोई बुरी शिकायत मिली तो देखना मैं क्या करती हूं। इस बिंदु से मालवो उदास महसूस करने लगा। टर्म के बीच में उसके बोर्ड से पैसे आना बंद हो गए। बोर्डिंग हाउस की मालकिन मिसेस रॉबर्टसन ने यह बात नोट की, लेकिन फिर भी उन्होंने मालवो को खाना खिलाना और उसे लंच के पैसे देना जारी रखा। इसी समय के आसपास वो लेस्ली से मिलने गया, जो उसे देखकर खुश हुई। लेकिन मालवो खुद को अपनी स्थिति बताने या आर्थिक मदद मांगने के लिए तैयार नहीं कर पाया। आखिरकार लेस्ली ने अपने बेटे को थोड़े पैसे देकर विदा किया, जो लगभग 5 से 10 डॉलर के बराबर थे। कुछ ही समय बाद ऊना घर लौट आईं, लेकिन इस बार वह जहाज से आई थीं और इस प्रक्रिया में उन्होंने काफी पैसे खो दिए थे। मालवो की रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं थी और उसने अपना असली घर भी खो दिया, जिसे ऊना ने अपनी दादी एप्सी की देखभाल में छोड़ा था। मकान मालिक ऊना से नाराज थे और बोले कि अब वहां न ऊना का स्वागत है न एप्सी का। यह खबर जानने के बाद ऊना ने मालवो को अब तक की सबसे बेरहम पिटाई की जो उसने कभी उससे झेली थी। जब वह ठीक हो गया तो उसने एक बाग में अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी मां और पास में काम करने वाले एक स्थानीय बढ़ई ने उसे ढूंढ लिया। ऊना अपने किए पर पछताती हुई और अपने इकलौते बच्चे को खोने के डर से डरी हुई नजर आई, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला और वो जल्दी ही अपने पुराने व्यवहार पर लौट आई। फिर मालवो को उसकी अभिभावक सोनिया के पास भेज दिया गया। अब ऊना के पास नया पासपोर्ट था और वो किसी अन्य द्वीप जाने की योजना बना रही थी। हालांकि उनके रिश्ते में तनाव और हिंसा थी, मालवो फिर भी अपनी मां को खोना नहीं चाहता था। वो मां द्वारा दिए अस्थिर जीवन से थक चुका था। उसने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, यहां तक कि अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और अपने गाइडेंस काउंसलर से भी बात की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहीं और ऊना एंटीगुआ द्वीप चली गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने मां से कहा, मां, क्या आपको लगता है कि आप मुझे खो रही हैं? क्या आप देख नहीं रही? सोनिया के यहां ठहरना उम्मीद के मुताबिक ही रहा। आखिरकार ऊना ने बेटे की देखभाल के पैसे भेजना बंद कर दिया, जिससे कुछ समय बाद उसमें उपेक्षा के लक्षण दिखने लगे। हालांकि सोनिया ने पूरी कोशिश की और मालवो को यह पता था। इसके बाद मिस मैक्सवेल ने उसे मुफ्त में रखने व देखभाल की पेशकश की, जब तक वह हाई स्कूल पूरा न कर ले। ऊना ने सहमति दी। मालवो इस बिंदु से आगे काफी अच्छा करने लगा। उसे अपना खुद का कमरा दिया गया और उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक परिवार का हिस्सा बन गया।
उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं हमेशा से वहीं रहा हूं। मैंने बहुत कम बात की और अपना काम किया। स्कूल जाता रहा और स्कूल सत्र के आखिरी कुछ महीनों में थोड़ी मेहनत की। उसे याद है कि खेत में उसकी जगह थी जहां उसने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च लगाई थी और उन्हें बढ़ते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। मैक्सवेल्स ने उम्मीद की थी कि वे मालवो को तब तक खाना और आश्रय देंगे जब तक वो स्कूल खत्म नहीं कर लेता, लेकिन ऊना की कुछ और ही योजनाएं थीं। उसने कहा कि उसने एंटीगुआ में खुद को स्थापित कर लिया है और उनके दोनों के लिए एक घर भी हासिल कर लिया है, इसलिए मालवो जमैका छोड़कर उसके पास चला गया। वह यह देखकर बहुत निराश हुआ कि उसकी मां का घर एक कमरे की झोपड़ी थी जिसमें बाथरूम नहीं था और बिस्तर बिना फोम के गद्दे का था जो प्लाईवुड व 2 ईंटों पर रखा था। इसके अलावा वह आइस बॉक्स से ठंडे पेय बेचती थीं। इसके बावजूद ऊना मालवो को द्वीप के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में 14 वर्ष की उम्र में सितंबर 1999 में दाखिला दिला सकी। उसने सेंट जॉन्स के सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की। ज्यादा समय नहीं बीता था कि ऊना ने उसे फिर से अकेला छोड़ दिया। हालांकि उसने कुछ स्कूल टर्म्स की फीस दी थी और 2 महीने का किराया भी छोड़ गई थी, लेकिन वो जल्दी ही मुश्किल में पड़ गया और जिंदा रहने के लिए छोटे मोटे अपराध करने लगा। वो म्यूजिक शॉप से सीडी चुराता था, फिर उनकी अपनी कॉपी बनाता और उन्हें गैर कानूनी तरीके से बेच देता था। उसे ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन इतना जरूर था कि वो किसी तरह अपना गुजारा कर सके। जब उसकी मां ने उसे सेंट मार्टिन से बुलाया तो उसे पता चला कि उन्होंने फिर से एक कमरे का अपार्टमेंट ले लिया है, जो उस अपार्टमेंट से ज्यादा अलग नहीं था जिसे उसने अभी अभी खाली किया था। उसके पहुंचने पर ऊना ने उसे उसकी लिखाई और उसके कपड़ों की गंदगी के लिए बेवजह डांटा और उसे अपने कम पसंदीदा बॉयफ्रेंड से मिलवाया। कुछ समय बाद दोनों एंटीगुआ लौट आए। ये ऊना की असली योजना नहीं थी, वो सेंट मार्टिन से अमेरिका जाना चाहती थीं। एंटीगुआ में ऊना के पिछले बॉयफ्रेंड, जो हाल ही में विधुर हुए थे, ने उसे बड़ा अपार्टमेंट किराए पर देने और मालवो की स्कूल फीस देने का प्रस्ताव दिया, जिससे दोनों वापस द्वीप लौट आए। यही मालवो जॉन एलन मोहम्मद से मिला। जॉन एलन विलियम्स का जन्म 31 दिसंबर 1960 को बैटन रूज लिसियाना में अर्नेस्ट और ईवा विलियम्स के घर हुआ था। जॉन के 4 भाई बहनों वाला परिवार ईवा के ब्रेस्ट कैंसर पता चलने के बाद न्यू ऑरलियंस गया और जॉन के 3 साल के होते ही ईवा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद अर्नेस्ट चले गए और बच्चों को नाना व मौसियों की देखभाल में छोड़ दिया। 1978 में 17 साल की उम्र में जॉन ने स्कॉटलैंडविल हाई स्कूल से स्नातक किया और 7 साल लुइसियाना नेशनल गार्ड में सेवा की। बताया जाता है कि 1982 में उन्हें एक गैर कमीशन्ड अधिकारी के अवैध अवहेलना पर कोर्ट मार्शल किया गया। $100 का जुर्माना लगा और रैंक घटा दी गई। इसी दौरान उन्होंने पहली पत्नी कैरोल से शादी की और एक बेटा हुआ। 1 साल बाद मोहम्मद ने एक अधिकारी पर वार किया। उन पर फिर $100 का जुर्माना लगा और इस बार 22 दिन एकांतवास की धमकी भी मिली। 1985 में 25 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल गार्ड छोड़ दिया, जहां वे कॉम्बैट इंजीनियर थे, और 2 साल बाद नियमित सेना में भर्ती हो गए। यहां उन्हें मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर और धातु कार्यकर्ता का प्रशिक्षण मिला। उसी साल उन्होंने पत्नी को तलाक देकर नेशन ऑफ इस्लाम ज्वाइन किया। एक सदस्य के रूप में उन्होंने मिलियन मैन मार्च के लिए सुरक्षा प्रदान करने में मदद की, जो बाद में 1995 में हुई थी। 2001 में उन्होंने कानूनी रूप से अपना उपनाम मोहम्मद कर लिया। 1988 में उन्होंने दोबारा शादी की। उनकी और उनकी नई साथी मिल्ड्रेड की साथ में 3 संतानें हुईं। नियमित सेना में अपने समय के दौरान मोहम्मद ने सेना की मानक राइफल M16 के साथ योग्यता प्राप्त की, जिससे उन्हें एक्सपर्ट राइफलमैन बैज मिला, जो एक सैनिक के लिए बुनियादी राइफल निशानेबाजी के 3 स्तरों में सबसे ऊंचा है। 1990 में मोहम्मद ने प्रथम खाड़ी युद्ध में एक ऐसी कंपनी के हिस्से के रूप में सेवा की जो इराकी रासायनिक हथियारों का निरीक्षण, सूचीकरण और उन्हें नष्ट करने का काम करती थी। अपनी सेवा के लिए उन्हें कई पदक मिले। हालांकि 1992 में उन पर गंभीर आगजनी का आरोप लगाया गया, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1994 से 1995 तक जॉन ने ओरेगन नेशनल गार्ड में सेवा की। सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति के बाद वे परिवार सहित टाकोमा, वॉशिंगटन में बस गए। 1995 में मोहम्मद को निलंबित लाइसेंस पर गाड़ी चलाने के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया
और इसी दौरान उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने एक ऑटो मैकेनिक की दुकान खोलने और चलाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने एक कराटे स्कूल शुरू करने की कोशिश की। हालांकि दोनों व्यापारिक प्रयास असफल रहे। 1999 में मिल्ड्रेड और मोहम्मद अलग हो गए और मिल्ड्रेड ने जल्द ही तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि पर्शियन गल्फ से लौटने के बाद उनके पति बदल गए थे। वो बहुत गुस्सैल इंसान बन गए थे। मैं इस आदमी को नहीं जानती थी, जिसे मैं जानती थी वो सऊदी अरब में ही रह गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति को मानसिक खेल खेलना पसंद था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे परेशान किया जा सकता है। वो हमेशा सोचते रहते थे, उनका दिमाग कभी खाली नहीं रहता था। 8 मार्च 2000 को मोहम्मद एंटीगुआ पहुंचे। साथ में उनके 3 बच्चे थे, फ्रेड एलन ली, टेरेसा ली और लीसा ली। इस समय मोहम्मद ने अपना उपनाम नहीं बदला था। वो थॉमस एलन ली नाम से यात्रा कर रहे थे। द्वीप पर पहुंचने पर जोआन ग्रीन ने चारों का स्वागत किया, जिन्हें उनके चचेरे भाई ने परिवार के ठहरने की व्यवस्था के लिए संपर्क किया था। जोआन ग्रीन को यह अजीब लगा कि समूह 6 हफ्ते रुकना चाहता था। फिर भी बच्चों और मोहम्मद के पास केवल एक बैकपैक था। लगभग 4 हफ्ते बाद जब वे पहुंचे थे, मोहम्मद ने घोषणा की कि उसे वॉशिंगटन वापस जाना है। उसने जोएन से बच्चों की देखभाल करने को कहा, वह मान गई। इसके बाद उसने बच्चों से सवाल पूछना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और फिर उसे नेम गेम के बारे में पता चला, जिसमें मोहम्मद अपनी बेटियों में से एक को हर बार उसके द्वारा दिया गया नाम बोलना याद रखने पर $1 देता था। जोएन और चार्मेन ने देखा कि वो हर रात टेप प्लेयर उधार लेकर बच्चों के सोते वक्त कुछ बजाता था। उन्हें लगा कि मोहम्मद अपने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। जॉन जूनियर, जो फ्रेड नाम से जाना जाता था और सबसे बड़ा था, ने बताया कि उसके पिता को मुलाकात का अधिकार था, लेकिन उन्होंने बच्चों को मां से दूर कर दिया। यह सुनकर जोएन ने मोहम्मद को फोन कर बताया कि बच्चों का अपहरण हुआ है और वो आकर बच्चों को ले जाए या वो अधिकारियों से संपर्क करेगी। जॉन ने मोहम्मद को एक समर्पित पिता के रूप में बताया, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क था, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अब भी उसकी मंशा पर सवाल उठाती थी। उसने ये भी कहा कि मोहम्मद के पास मोहल्ले के बच्चों का सम्मान पाने का एक तरीका था और उसे लगता था कि उसमें एक ऐसा आकर्षण है जो बच्चों को उसकी ओर खींचता था। जोएन के घर से निकलने के बाद मोहम्मद और उसके बच्चे एक जमैका मूल के दंपत्ति के साथ रहने लगे, जो अमेरिका में रहना चाहते थे, और जल्दी ही उन सब के प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने याद किया कि मोहम्मद अच्छे पिता थे, बच्चों का ध्यान रखते, उन्हें समुद्र तट ले जाते और होमवर्क चेक करते थे। अक्टूबर 2000 में मोहम्मद और माल्वो संयोग से सेंट जॉन्स एंटीगुआ की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिले। माल्वो वह अक्सर जाता था क्योंकि उसे वह के खेल पसंद थे। उसे याद है कि वो अक्सर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता था क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती थी और उसे खेलने का मौका नहीं मिल पाता था। एक लड़का, जॉन जूनियर, मोहम्मद का बड़ा बेटा, फाइट सिमुलेटर गेम खेल रहा था जिसे वह देखता था। माल्वो ने उनकी मजाकिया बातें और प्यार देखा तो उसे अपने पिता के साथ पायलट बनने के सपनों पर हुई चर्चा याद आ गई। उसने देखा कि मोहम्मद हमेशा अपने बेटे पर ध्यान देता है और उसकी हर बात ध्यान से सुनता है। माल्वो का घर का जीवन भी ऐसा ही था। ऊना अब बेहतर स्थिति में थी, फिर भी वो अमेरिका जाने के लिए दृढ़ थी। उन्हें एक बार बताया गया था कि जॉन मोहम्मद नाम का एक आदमी उन्हें वहां जाने के लिए वीजा दिलाने में मदद कर सकता है। अपनी मां के साथ मोहम्मद के घर जाकर माल्वो को खुशी हुई कि वही आदमी उसकी मां की मदद करने वाला था जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर देखा था। पता चला जॉन जूनियर भी पायलट बनना चाहता था और उसकी माल्वो से अच्छी बनी। यूना ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही उसके पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे वो मोहम्मद से माल्वो को अमेरिका भेजने के लिए कहेगी ताकि वो उसके पास आ सके। एक महत्वपूर्ण घटना जिसने मोहम्मद और माल्वो के रिश्ते को मजबूत किया वो तब हुई जब किशोर माल्वो को रूमेटिक फीवर हो गया। मोहम्मद ने उसे मां के फ्लैट में अकेला पाया, बाहों में उठाया, टैक्सी बुलाई और अस्पताल ले गए। इसके बाद मोहम्मद माल्वो को घर ले आए। देखभाल और दवा से किशोर सामान्य हो गया। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों में असली रिश्ता बना और वे हमेशा साथ दिखने लगे। माल्वो, जैसा सिमोन पॉवेल ने पहले ही कहा था, इस बड़े पिता जैसे व्यक्ति के प्रति संवेदनशील था और जल्दी ही उस पर भरोसा करने लगा। उसने अपना जीवन किस्सा मोहम्मद को बताया।
मोहम्मद ने भी मालवो के साथ अपनी परेशानियां और आघात साझा किए, ये दावा करते हुए कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिया, उसकी सारी कमाई ले ली और उसके सभी व्यवसाय बर्बाद कर दिए। वो बड़ा आदमी तुरंत किशोर को संरक्षण देने को तैयार हो गया। मोहम्मद ने मालवो से कहा उनकी मुलाकात किस्मत से हुई थी। कुछ समय बाद मोहम्मद ने उस किशोर को अपना बेटा बताकर लोगों से मिलवाया और मालवो उसके लिए काम करने लगा। साथ ही अमेरिका में अवैध घुसपैठ करने की तरकीबें सीखीं। वो मोहम्मद के साथ रहने लगा और नेशन ऑफ इस्लाम से परिचित हुआ। नए घर में मालवो को अनुशासन और स्थिरता मिली। अब छोटी गलतियों पर मार नहीं पड़ती थी, असहमति बातचीत से सुलझती थी और सजा में पुशअप्स लगवाए जाते थे, न कि मुक्कों या बेल्ट से पिटाई होती थी। जब वो आखिरकार वहां रहने आया तो अपनी भावनाओं को याद करते हुए मालवो ने लिखा, मुझे ऐसे स्वागत मिला जैसे मैं हमेशा से उनके साथ रहा हूं। आखिरकार मुझे एक परिवार मिल गया था। हालांकि आखिरकार चीजें तब बदल गईं जब मोहम्मद को मार्च 2001 में एंटीगुआ के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो उसके खुद के बनाए गए आपराधिक करियर से जुड़ा था। हालांकि गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही वो हिरासत से फरार हो गया, इससे पहले कि उसने अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर भेजने का इंतजाम किया, जहां उनकी देखभाल उसकी गर्लफ्रेंड ने की। इसी समय के आसपास मालवो ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसके दोस्तों ने याद किया कि तब तक वह कितना बदल चुका था। अब उसे लड़कियों और खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह अपने नए धर्म, बंदूकों और फिटनेस को लेकर जुनूनी हो गया था। उसने दावा किया कि उसने स्कूल छोड़ दिया ताकि वो मोहम्मद के बच्चों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सके। 2 हफ्ते बाद मोहम्मद मालवो बच्चों के पास लौटकर तस्करी का काम फिर करने लगा। मालवो ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद ले ली और जहां भी संभव हो सका कारोबार में मदद की, जबकि मोहम्मद की गर्लफ्रेंड घर के कामकाज संभालती थी। कुछ ही हफ्तों में ऊना को पता चला कि मालवो स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन जब उसने मालवो से बात करने के लिए फोन किया तो मालवो ने कॉल लेने से इनकार कर दिया। उस किशोर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो चाहता था कि घर के पैसों को कैसे खर्च किया जाए इसमें उसकी भी राय हो, लेकिन मोहम्मद की गर्लफ्रेंड की सोच कुछ और थी। वो गुजारे के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि मोहम्मद अक्सर बिजनेस के चलते बाहर रहते थे और आखिरकार उसने जॉन जूनियर मोहम्मद के सबसे बड़े बच्चे पर हमला कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जॉन जूनियर ने मालवो से दूर होना शुरू किया। ऊना फोर्ट मायर्स फ्लोरिडा में या उसके आसपास रह रही थीं और एक अमेरिकी नागरिक से शादी की योजना बना रही थीं, जिससे वो वहां पहुंचने के तुरंत बाद मिली थीं। वो मालवो को लाना चाहती थीं, लेकिन पैसे की कमी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मोहम्मद की किशोर के लिए अलग योजनाएं थीं। एंटीगुआ लौटकर मोहम्मद मालवो और अपने 3 बच्चों को प्यूर्टो रिको और फिर अमेरिका ले गए। मई 2001 में मालवो ने लिंडनबर्ग विलियम्स नाम से यात्रा की, जो मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे का नाम था, जो उनकी पहली पत्नी से हुआ था। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद समूह फोर्ट लॉडरडेल गया। ऊना को इसका पता तब चला जब उन्होंने मालवो के घर फोन किया, फिर तुरंत मोहम्मद को फोन कर बेटे को वापस मांगा। मोहम्मद, मालवो और जॉन जूनियर ने ऊना से उसके काम के दौरान मुलाकात की। वो अपने बेटे को देखकर खुश नजर आईं और जब तक वो अपना काम खत्म कर रही थीं, तब तक उन्होंने उन तीनों को खाना खिलाया। मोहम्मद ने मालवो को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मां को मना लेगा कि वो उसके साथ रहे, लेकिन ऊना को ये विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने मालवो को मोहम्मद के साथ रखने की मोहम्मद की योजना को लगातार ठुकरा दिया। हालांकि अगले दिन मालवो ने खुद अपना फैसला कर लिया। जैसे ही ऊना काम पर गईं, उन्होंने बेटे को साथ चलने को कहा, लेकिन मालवो मोहम्मद के साथ कार में बैठ गया और दोनों चले गए। हालांकि ऊना बेटे को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने मोहम्मद को फोन किया और पुलिस को शामिल करने की धमकी दी। मोहम्मद और मालवो ऊना से मिले, जिसके बाद ऊना ने मोहम्मद को बाहर निकाल दिया और मालवो को अपने पास रखा। ऊना के साथ रहते और काम करते हुए मालवो फिर से उदास और गुमसुम हो गया। वह कमाई कर रहा था, लेकिन मां के कहने पर घर की जरूरतों में मदद करता रहा और पूरी तरह कंगाल हो गया। इस दौरान मोहम्मद वॉशिंगटन लौट आया, लेकिन अपहृत बच्चों के साथ पकड़ा गया। 4 सितंबर 2001 को कस्टडी की लड़ाई के बाद मिल्ड्रेड को तीनों बच्चों की पूरी कस्टडी मिल गई। इसी वक्त मिल्ड्रेड को लगा उसकी जान खतरे में है। उसने मोहम्मद की सबसे प्यारी चीज छीन ली और मोहम्मद पहले ही उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था। अब वह पूर्व पति की दुश्मन बन गई थी, इसलिए बच्चों को लेकर मिल्ड्रेड ने राज्य छोड़ दिया।
मिल्ड्रेड बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। जॉन जूनियर मां को गले नहीं लगाता और छोटी बातों पर गुस्सा होता था। इसी बीच उस जोड़े की छोटी बेटी सो नहीं पाती थी। वो लगातार रात के बीच में उठ जाती थी ये देखने के लिए कि उसकी मां अभी भी वहां है या नहीं। मोहम्मद और मालवो अब भी हर शुक्रवार शाम 4 बजे फोन पर बात करते थे, उस पल को याद करते हुए जब मोहम्मद ने बताया कि उसके बच्चों की कस्टडी छिन गई है। मालवो ने लिखा, उसने मेरे उस खालीपन को छुआ जो भर जाने को तरस रहा था। मैं भी चाहता था कि कोई पिता मुझे ऐसे ही प्यार करे। मैं जानना चाहता था कि कोई मेरे लिए भी उतनी ही गहराई से परवाह करता है। जब उसने कहा कि उसे बच्चों को वापस लाने में मेरी मदद चाहिए ताकि हम फिर से परिवार बन सकें, तो इससे उस बच्चे की भावनाएं जाग गईं, जो 5 साल पहले पिता के पास गया था लेकिन ठुकरा दिया गया। कई झगड़ों के बाद मालवो ने घर छोड़कर वॉशिंगटन में उस आदमी से मिलने का फैसला किया जिसे वो अपना पिता मानता था। कुछ समय दोनों बेघर आश्रय में रहे, फिर टैकोमा में मोहम्मद के एक दोस्त के साथ रहने लगे। जल्द ही दोनों हर हफ्ते राइफल रेंज जाकर हथियारों का अभ्यास करने लगे और मालवो ने मोहम्मद के कहने पर चोरी शुरू कर दी। मालवो को जल्दी ही बंदूकों की पूरी जानकारी हो गई। मोहम्मद ने मालवो को युद्ध और स्नाइपिंग वाले वीडियो गेम्स दिए और स्नाइपर्स पर फिल्में भी दिखाईं। इसी दौरान मालवो पहली और बताया जाता है कि आखिरी बार मोहम्मद द्वारा शारीरिक हमले का शिकार हुआ। ऊना अपने बेटे को खोजने के लिए वॉशिंगटन आई, लेकिन पुलिस के शामिल होने के बावजूद मालवो ने उसकी विनती को नजरअंदाज करना जारी रखा कि वो उसके पास लौट आए। उसने उसे चेतावनी दी कि उसका इस्तेमाल हो रहा है और मोहम्मद ने ऊना से कहा कि उसे अपनी योजनाओं के लिए होशियार लड़का चाहिए, कोई भी नहीं। फिर भी मालवो अपने पिता के पास लौट गया। उनका रिश्ता अटूट था। शुरुआत में मालवो और मोहम्मद को संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में ये आरोप हटा दिए गए। वर्जीनिया में मालवो पर 2 गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था। FBI विश्लेषक लिंडा फ्रैंकलिन की हत्या आतंकवाद की एक घटना के दौरान और 3 साल की अवधि में 1 से अधिक व्यक्ति की हत्या। इसके अलावा उसी हत्या में अवैध रूप से हथियार के इस्तेमाल का भी उस पर आरोप लगाया गया था। इस बीच मोहम्मद पर मूल रूप से मैरीलैंड में आरोप लगाया जाना था, लेकिन मामला वर्जीनिया के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि माना गया कि वहां उसे मौत की सजा मिलने की संभावना अधिक है। उस पर 4 अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसमें डीन मायर्स की गोली मारकर हत्या करने के लिए पूंजीगत हत्या का आरोप भी शामिल था। पूंजीगत हत्या वर्जीनिया के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सरकार या आम जनता को डराने के इरादे से की गई हत्या, हत्या की साजिश और अवैध रूप से हथियार का इस्तेमाल। मुकदमा प्रिंस विलियम काउंटी में होना था, लेकिन निष्पक्ष जूरी के लिए इसे चेसापीक और वर्जीनिया बीच स्थानांतरित किया गया, जो एशलैंड के कथित हमले से 100 मील दूर था। जांचकर्ताओं और अभियोजन ने मुकदमे पूर्व याचिकाओं के दौरान कहा कि मोहम्मद मिल्ड्रेड को मारना चाहता था क्योंकि वो मानता था कि उसने उसे उसके बच्चों से अलग किया। मिल्ड्रेड को उसे आखिरकार छोड़ने से पहले लगातार बढ़ते हुए अत्याचारों का सामना करना पड़ा था और आखिरकार वो बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई। बताया जाता है कि उसने उससे कहा था, तुम मेरी दुश्मन बन गई हो और एक दुश्मन के तौर पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोहम्मद ने माना कि वह अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों को खोजने मैरीलैंड गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई थ्योरी यह है कि मालवो और मोहम्मद द्वारा की गई अन्य गोलीबारी की घटनाएं अपराध के मकसद को छुपाने के लिए की गई थीं। मोहम्मद मानता था कि अगर उसकी पत्नी की मौत कई यादृच्छिक हिंसक घटनाओं की कड़ी में बस एक घटना होती तो पत्नी की हत्या के बाद उसे संदिग्ध नहीं माना जाता। वो अक्सर मैरीलैंड के उसी इलाके में जाता था जहां उसकी पत्नी रहती थी और कुछ हमले उसके घर के पास हुए थे। मिल्ड्रेड को भी यकीन था कि वही असली निशाना थी। उसने बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मिसेस मोहम्मद, क्या आपको नहीं पता था कि आप निशाना थीं? मालवो ने 2003 के मुकदमे में अधिकतर समय लीगल पैड पर स्केच बनाते हुए बिताया। जेल में उसने अपनी स्थिति के अन्याय पर कई बेतरतीब और गुस्से भरी बातें लिखीं। मेरे मिशन को लेकर मुझ पर आरोप लगाया गया है। अल्लाह जानता है कि मुझे तकलीफ झेलनी होगी। उसकी ड्राइंग्स में बिन लादेन, सद्दाम हुसैन और द मैट्रिक्स के किरदार थे। उन्हें अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज किया गया। मुकदमे में मुख्य सबूत
उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद रिकॉर्ड हुआ कबूलनामा था, जिसमें मालवो ने अपराधों की जिम्मेदारी ली और कहा कि वही अकेला गोली चलाने वाला था। हालांकि बचाव पक्ष ने इसे कुछ हद तक तथ्यों के विपरीत बताया। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मालवो को खुद को नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जिससे अदालत में उसका व्यवहार विनाशकारी हो गया था। जेल मनोवैज्ञानिक ड्यूई कॉर्नेल ने अदालत को बताया कि मालवो जानता था कि उसे मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मोहम्मद के बच्चों को वापस पाना था। बताया गया कि 41 वर्षीय व्यक्ति किशोर की जिंदगी के हर पहलू जैसे कसरत, खानपान और सोच को नियंत्रित कर रहा था। मालवो को एक बार कई घंटे बर्फ में पेड़ से जंजीर से बांध दिया गया, ताकि अगर वह कभी पकड़ा जाए तो पूछताछ सहना सीख सके। मोहम्मद ने मालवो को अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया और साथ ही उसे यह भी सिखाया कि गोरे लोग शैतान हैं जो काले लोगों पर अत्याचार करते हैं। मालवो ने माना कि उसका पहला शिकार केन्या कुक की हत्या थी। उसने याद किया कि वह केन्या के साथ बात कर रहा था, हंस रहा था और घर में बच्चे की आवाज सुनी थी, फिर केन्या को गोली मार दी। मालवो की अपराधों में भूमिका पर बहस हुई थी। अभियोजकों ने यह मानने से इनकार किया कि 17 साल का लड़का मोहम्मद के प्रभाव के कारण अपराधों के लिए कम जिम्मेदार था। मालवो ने सभी आरोपों पर पागलपन का हवाला देते हुए खुद को दोषी नहीं माना, कहा कि वह पूरी तरह उस बड़े आदमी के नियंत्रण में था। मुख्य वकील क्रेग कूली ने कहा कि हिंसक वीडियो गेम्स ने उसकी मानसिक स्थिति और हत्या की इच्छा को बढ़ाया। हालांकि कई समाजशास्त्रियों ने इसका खंडन किया है, ये कहते हुए कि मालवो के जीवन में अन्य कारक कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। मोहम्मद ने कहा कि वो और मालवो दोनों निर्दोष हैं। 2003 में डीन मायर्स की हत्या के मुकदमे में मोहम्मद को खुद पैरवी करने की अनुमति मिली। शुरुआती दलीलों के बाद मोहम्मद ने अपने बचाव वकील को वापस बुला लिया। सुनवाई में अभियोजन ने 130 गवाह बुलाए और 400 से ज्यादा सबूत पेश किए, ताकि साबित हो सके कि मोहम्मद ने हत्याएं की और मालवो को इसमें मदद करने का आदेश दिया। कई गवाहों ने उसकी नीली शेवरले कैप्रीस को कई अपराध स्थलों पर देखा था और वाहन में मिली राइफल को 11 हमलों से जोड़ा गया था। बचाव पक्ष ने पूंजी हत्या के आरोप हटाने की मांग की, यह कहते हुए कि प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। हालांकि उस राइफल पर दोनों आदमियों का डीएनए पाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्जीनिया के ट्रिगरमैन कानून के अनुसार उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि उसने डीन मायर्स को मारने के लिए ट्रिगर दबाया। इसके बावजूद 17 नवंबर 2003 को मोहम्मद को उन सभी 4 आरोपों में दोषी ठहराया गया जिनका उस पर आरोप लगाया गया था। जूरी ने 2 दिन में 5 घंटे विचार कर उसकी मौत की सिफारिश की। जज ने इस सजा से सहमति जताई। मालवो को भी अपनी ओर से 18 दिसंबर 2003 को उस पर लगाए गए सभी 3 आरोपों में दोषी ठहराया गया। जूरी ने करीब 14 घंटे विचार किया। 23 तारीख को उन्होंने सुझाव दिया कि उसे बिना पैरोल उम्र कैद दी जाए और 10 मार्च 2004 को उसे वही सजा सुनाई गई। मई 2005 में मैरीलैंड और वर्जीनिया ने मोहम्मद को मैरीलैंड प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी, जहां उस पर और आरोप थे। मुकदमे का इंतजार करते वक्त वो वर्जीनिया के ससेक्स काउंटी के वेवरली के पास ससेक्स आई स्टेट प्रिजन की अधिकतम सुरक्षा जेल में था। मालवो को एक अन्य मुकदमे के लिए अस्थायी रूप से मैरीलैंड भेजा गया था। मालवो और उनकी टीम बातचीत को तैयार थीं, जबकि मोहम्मद की टीम ने प्रत्यर्पण का विरोध किया। फिर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी। मैरीलैंड में रहते हुए मालवो ने 6 हत्याएं स्वीकारी और पूछताछ में अन्य राज्यों की हत्याएं भी कबूली। उन्होंने 2006 में मोहम्मद के खिलाफ गवाही दी और माना कि वो हमेशा ट्रिगर दबाने वाले नहीं थे। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने अकेले काम करने की बात इसलिए कबूल की थी क्योंकि वो मोहम्मद को मौत की सजा से बचाना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि वे 17 हत्याएं कर चुके थे। इस मुकदमे के दौरान मालवो ने दोनों की अंतिम योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों के परिवारों की मदद करना चाहते हैं ताकि पूरी कहानी सामने आ सके। अपनी 2 दिनों की गवाही में उन्होंने गोलीबारी के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया और उनके अपराधों के अंतिम लक्ष्य का खुलासा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद ने 3 चरणों की योजना बनाई थी।
जिसे वॉशिंगटन डीसी और बाल्टीमोर मैरीलैंड में लागू करना था। पहले चरण में योजना, नक्शा बनाना और डीसी क्षेत्र के कई स्थानों पर अभ्यास शामिल था। गोलीबारी के बाद इन्हें सही रास्ता पता चल जाता और ये आसानी से दूसरे इलाके में जा सकते थे। उन्होंने 30 दिन तक रोज 6 गोरे लोगों को मारने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारी ट्रैफिक और साफ निशाना न मिल पाने से योजना असफल रही। दूसरा चरण आइडियली बाल्टीमोर में होना था। माल्वो ने कहा कि उनकी योजना लगभग लागू होने वाली थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। यह चरण तब शुरू होना था जब वे एक गर्भवती महिला और फिर बाल्टीमोर के एक पुलिस अधिकारी की हत्या करते। इसके बाद वे अधिकारी के अंतिम संस्कार में छर्रे वाले बम विस्फोट करते, जिससे कई पुलिसकर्मी मारे जा सकते थे। तीसरे चरण में वे अमेरिकी सरकार से कई मिलियन डॉलर की फिरौती लेते, जिससे उनकी कनाडा यात्रा की बड़ी योजना फंड होती। इस दौरान वे युवा आसानी से प्रभावित होने वाले अश्वेत लड़कों को भर्ती करते, जिन्हें मार्गदर्शन की जानकारी थी और मोहम्मद उनके लिए पिता समान थे। एक बार भर्ती हो जाने के बाद वो लड़कों को हथियारों और गुप्त तरीके से प्रशिक्षण देना शुरू करता, जैसा कि उसे सिखाया गया था। फिर उनके प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद वह उनका इस्तेमाल अन्य शहरों में सामूहिक गोलीबारी को अंजाम देने के लिए करता। इन घटनाओं के समन्वय से देश में अराजकता फैलती। 30 मई 2006 को मोहम्मद को 6 हत्याओं का दोषी पाया गया और बिना पैरोल 6 उम्र कैद की सजा मिली। 10 अक्टूबर को माल्वो ने मैरीलैंड में 6 हत्याओं का दोष स्वीकार किया। उसने माना कि उसने और उसके साथी ने टक्सन, एरिजोना में गोल्फ खेलते समय जेरी टेलर की हत्या की थी। इस नतीजे के तौर पर माल्वो को बिना पैरोल की संभावना के 6 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। (2002) की शरद ऋतु की घटनाओं के लिए सिर्फ माल्वो और मोहम्मद को ही आलोचना नहीं झेलनी पड़ी थी। सिएटल टाइम्स के अनुसार अप्रैल 2003 में मोहम्मद ने बुल्साई फायरिंग रेंज में अपनी निशानेबाजी सुधारी थी। अखबार ने दावा किया कि बुल्साई स्टोर से उसने वो राइफल ली थी जो गिरफ्तारी के वक्त उसके पास अवैध थी। एटीएफ ने कहा कि इस स्टोर और इसके मालिकों का हथियारों की बिक्री और रिकॉर्ड उल्लंघनों का लंबा इतिहास रहा है और इस प्रतिष्ठान पर 283 पन्नों की एक फाइल मौजूद थी। जुलाई में कुछ महीनों बाद एटीएफ ने यूएस आर्मी रेंजर्स के पूर्व स्टाफ सार्जेंट और बुल्साई शूटर सप्लाई के मालिक ब्रायन बोरगेल्ट का फेडरल फायर आर्म्स लाइसेंस रद्द किया। उसी महीने बाद में बोरगेल्ट ने स्टोर की मालिकियत एक दोस्त को ट्रांसफर कर दी, लेकिन वो रेंज का संचालन करते रहे और उस इमारत के मालिक भी बने रहे जिसमें उनका स्टोर था। इससे पहले जनवरी 2003 में ब्रैडी सेंटर टू प्रिवेंट गन वायलेंस के लीगल एक्शन प्रोजेक्ट ने दोनों के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया था। बुशमास्टर, जो राइफल का निर्माता और वितरक है, और बुल्साई शूटर सप्लाई, डीसी स्नाइपर हमलों के कई पीड़ितों और उनके परिवारों की ओर से। माल्वो, मोहम्मद और बोरगेल्ट मुकदमे में शामिल थे। माल्वो नाबालिग था और मोहम्मद का आपराधिक घरेलू हिंसा का इतिहास था, इसलिए दोनों आग्नेयास्त्र कानूनी रूप से नहीं खरीद सकते थे। मुकदमे में आरोप था कि बुल्साई शूटर सप्लाई ने टैकोमा, वॉशिंगटन में अपना स्टोर इतनी लापरवाही से चलाया कि वहां से बार-बार दर्जनों बंदूकें गायब होती थीं। उसने रिकॉर्ड इतनी खराब हालत में रखे थे कि जब एजेंटों ने स्नाइपर शूटिंग में इस्तेमाल हुई बुशमास्टर राइफल की बिक्री का रिकॉर्ड मांगा तो वो हिसाब नहीं दे सका। आरोप है कि डीलर हमलों से पहले निर्माताओं से मिली सैकड़ों बंदूकों का हिसाब नहीं दे पाया। यह भी कहा गया कि जब डीसी स्नाइपर हमलों के अपराधियों ने वहीं से अवैध हथियार लिया, तब भी दुकान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बंदूकें बेचना नहीं रोका। नियम सख्त नहीं हुए और बुशमास्टर ने उल्लंघन के बावजूद उस दुकान को डीलर बनाए रखा। यह मामला अप्रैल 2005 में ट्रायल पर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही संबंधित पक्षों ने मुकदमे का निपटारा कर लिया। बुशमास्टर ने दावा किया कि उसने समझौता इसलिए किया क्योंकि कानूनी फीस की बढ़ती लागत और मामले के लिए बची बीमा राशि कम होती जा रही थी। आखिरकार बुल्साई शूटिंग सप्लाई ने अदालत के बाहर $2 मिलियन
और बुशमास्टर ने $5 लाख का समझौता किया। बाद वाली कंपनी ने अपने डीलरों को सुरक्षित व्यापारिक तरीकों के बारे में शिक्षित करने पर भी सहमति जताई। इस बयान के बाद सोनिया वेल्स, जो अंतिम पीड़ित कॉनराड जॉनसन की मां हैं, ने मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि एक संदेश दिया गया है कि जब आप ये बंदूकें बनाते हैं और उन्हें गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में देते हैं तो आपको उनकी हरकतों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। अप्रैल 2008 में मोहम्मद के वकील ने उसकी फांसी से करीब 18 महीने पहले अपील दायर की, जिसमें मस्तिष्क क्षति के ऐसे प्रमाण दिए गए जिनसे संकेत मिलता था कि वो संभवतः कानूनी फैसले लेने में अक्षम हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उसे वर्जीनिया की सुनवाई के दौरान खुद अपनी पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। बाद में पता चला कि अपील दायर होने के 1 महीने बाद मोहम्मद ने अभियोजन पक्ष से सजा और मौत की सजा के खिलाफ कानूनी अपील खत्म करने में मदद मांगी ताकि इस निर्दोष अश्वेत व्यक्ति की हत्या हो सके। 16 सितंबर 2009 को मोहम्मद की फांसी की तारीख 10 नवंबर तय की गई थी। उन्होंने अपनी फांसी की विधि चुनने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें डिफॉल्ट रूप से घातक इंजेक्शन दिया गया। उनके वकीलों ने उनकी फांसी पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसी तरह उन्होंने वर्जीनिया के गवर्नर टिम केन से भी दया की अपील की, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। उनके वकीलों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनका आखिरी खाना चिकन, लाल ग्रेवी और केक था। मोहम्मद की मृत्यु 10 नवंबर 2009 को रात 9:11 बजे वर्जीनिया के जेरेट्सविल के ग्रीन्सविल करेक्शनल सेंटर में घातक इंजेक्शन से हुई। उनकी फांसी 27 लोगों ने देखी और अंतिम शब्द पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ली बॉयड माल्वो वर्जीनिया के रेड अनियन स्टेट प्रिजन में सजा काट रहे हैं। सालों में उन्होंने खुद को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए हैं और गोलीबारी की घटनाओं के बारे में कई इंटरव्यू दिए हैं। अक्टूबर 2007 में उन्होंने चेरिल वेट्स से संपर्क कर अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। चेरिल जेरी टेलर की बेटी हैं, जो ली बॉयड माल्वो के शिकारों में से एक थे। फरवरी 2010 में 3 साल बाद उन्होंने जॉन गैटर को पत्र लिखकर गोली मारने के लिए माफी मांगी। पत्र के कुछ हिस्सों में लिखा था, मैं वास्तव में उस दर्द के लिए माफी चाहता हूं जो मैंने आपको और आपके प्रियजनों को दिया। मुझे ये जानकर राहत मिली कि आपको ऐसी कोई चोट नहीं आई जिससे लकवा हो जाता और आप जीवित हैं। 29 जुलाई 2011 को वाइस काउंटी के सर्किट जज ने माल्वो का नाम बदलने का अनुरोध खारिज किया। उसने अदालत में नाम बदलने की याचिका दी ताकि उसका असली नाम कैदियों को ना पता चले और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि नाम से बदनामी जुड़ी है। 2012 में उसने मोहम्मद पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मई 2017 में वर्जीनिया के एक संघीय जिला अदालत के जज ने माल्वो की बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा को पलट दिया, ये कहते हुए कि ये मिलर बनाम अल्बामा के तहत असंवैधानिक है, क्योंकि हत्याओं के समय उसकी उम्र केवल 17 साल थी। अगस्त में मैरीलैंड सर्किट कोर्ट के जज ने फैसला किया कि यह निर्णय मैरीलैंड पर लागू नहीं होता। जज ने यह उल्लेख किया कि जिस मूल जज ने इस मामले पर काम किया था, उसने सभी संबंधित कारकों पर विचार किया और यह फैसला किया कि आरोपी अपूरणीय रूप से भ्रष्ट हो चुका है। मामला यही नहीं रुका। जून 2018 में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फोर्थ सर्किट ने उसकी बिना पैरोल उम्र कैद की सजा को असंवैधानिक बताया। एक हफ्ते बाद वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल मार्क हेरिंग ने कहा कि उनका कार्यालय इस मामले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहा है। यह मामला अक्टूबर 2009 में सुना गया। 24 फरवरी 2020 को माल्वो ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील खारिज करने का अनुरोध किया, क्योंकि वर्जीनिया के कानून में बदलाव से वो पैरोल के लिए अयोग्य हो गया। वो 2022 के अंत में पैरोल पर विचार के लिए पात्र होगा। हालांकि मैरीलैंड में उसकी उम्र कैद की सजा इस बदलाव से अप्रभावित रहेगी। हालांकि माल्वो वहां भी अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश कर रहा है। 10 मार्च 2020 को माल्वो ने जेल में एक समारोह में सवेल नोएल नैप से शादी की। नैप आयोवा के सबसे अमीर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की पोती और उत्तराधिकारी हैं। वह अधिकतर समय अभियान चलाने और वामपंथी कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहने में बिताती हैं। इस जोड़े का संपर्क 2018 में हुआ, जब उन्होंने जेल में रहते हुए उन्हें पत्र लिखना शुरू किया। सितंबर 2012 में 27 वर्षीय माल्वो ने वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया।
उन्होंने अखबार से कहा, मैं राक्षस था। अगर आप परिभाषा देखें, वही राक्षस होता है। मैं एक घूल था, मैं एक चोर था। मैंने लोगों की जिंदगियां चुराई। मैंने किसी और का हुक्म सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। इसमें कोई तुक या समझदारी नहीं है,